नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जनता जानना चाहती है में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे झूठ पर जो लगातार बोला जा रहा है। अब आपको बहुत आश्चर्य होगा कि किस झूठ पे आज चर्चा होने जा रही है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील में एक बड़ी घटना घटती है। एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है और एक परिवार के एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। हत्या का जो मूल कारण है वह जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद में प्रेमचंद यादव की हत्या होती है और उनकी हत्या के बाद अनियंत्रित भीड़ ने दुबे परिवार की हत्या कर देती है। एक व्यक्ति, एक छोटा सा बालक जो है बच जाता है। वह इस आशय से बच जाता है कि अभी मर गया होगा, जिसका इलाज गोरखपुर के एक मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और अब उसकी स्थिति में काफी सुधार है। घटना लगभग जो है 12 दिन हो गए हैं, लेकिन एक बात उभर करके सामने आ रही है। वह बात यह है कि प्रेम यादव की पत्नी बार बार यह कह रही हैं कि सुबह हमारे पति के फोन पर किसी का फोन आया, मैं उनके लिए चाय बनाने गई थी और वो चाय भी नहीं पिए और फोन आने के बाद जो है वो घर से निकल पड़े और बाद में सूचना आती है कि उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस की जो उनके मोबाइल का डिटेल है, जब मोबाइल का डिटेल निकाला जाता है, सीडीआर निकाला जाता है, तो उसमें रात्रि 8:30 बजे के बाद प्रेम यादव का किसी के साथ कोई वार्ता हुई ही नहीं। इसी पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है मऊ जनपद के जाने माने बैरिस्टर एडवोकेट पंकज चौबे जी जुड़ चुके हैं। आज हम देवरिया मामले के कई बिंदुओं पे जो है कानूनी राय भी जानेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो आइए हम बातचीत करते हैं एडवोकेट पंकज चौबे जी से। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत आभार। 2 अक्टूबर को एक घटना घटती है, प्रेम यादव की हत्या हो जाती है। उनकी हत्या के बाद अनियंत्रित भीड़ ने दुबे परिवार के 5 सदस्य की हत्या कर देती है। मामला यह राजस्व से जुड़ा हुआ है, मामला यह जमीन से जुड़ा हुआ है। हत्या के दिन से ही प्रेम यादव की पत्नी बार बार यह कह रही है कि किसी का उनके मोबाइल पर फोन आया और वो घर से निकल गए और सूचना आई कि उनकी हत्या हो गई। लेकिन जो सीडीआर आया है, जो उनका मोबाइल फोन जो खंगाला गया है, उसमें 1 अक्टूबर के रात्रि 8:30 बजे के बाद किसी से उनकी कोई वार्ता नहीं हुई। इसको हम किस एंगल से, कानून के किस एंगल से देख सकते हैं? देखिए, 2 अक्टूबर की जो घटना हुई जी, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी जी। वो चाहे प्रेम यादव जी मरे हों, चाहे दुबे परिवार मरा हो जी, किसी भी सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हत्या किसी चीज का विकल्प नहीं है। जी। मैं पूरी तरीके से दोनों परिवार के साथ मेरी संवेदना है। एक परिवार ने से एक व्यक्ति की जान गई, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यूज पे हम रोज देख रहे हैं। फिर भी उस परिवार में दादा, ताऊ, चाचा, माँ सारे लोग हैं। जी। पिता तो नहीं उस परिवार में है। मेरी पूरी संवेदना उस बच्चियों के साथ है। लेकिन इसी के ठीक अपोजिट अगर आप देखेंगे तो एक लड़का जो समथिंग कोई दुबे है, देवेश दुबे है जी, उसके परिवार में तो कोई बचा ही नहीं। हाँ, कोई नहीं बचा है, बस दोनों भाई बच गए। वो तो माँ भी खो चुका, बाप भी खो चुका, बहन भी, कुछ है ही नहीं जी। एक छोटे से भाई जो कि अभी हॉस्पिटल में है, दवा इलाज चल रहा है। और वो तो आज तो जनता जनार्दन, सारे नेता लोग, सारी नेतागिरी वहां हो रही है, एक दूसरे के दरवाजे पे लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन ठीक इसके इतर 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद जब आप जाएंगे, जब वो लड़का जब वो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी,
नेतागिरी खत्म हो जाएगी, तो जब आप देखेंगे तो वो लड़का अलग थलग अपने आप को मिलेगा। फिर इस दुनिया में वो कैसे स्ट्रगल करेगा, कैसे संभल पाएगा, ये सोचने का विषय है। मेरी पूरी संवेदना जी उस बच्चे के साथ है। और जहां तक आपने प्रश्न उठाया प्रेम जी के मोबाइल पे, देखिए इसमें हत्या हुई और उस हत्या को किसने किया ये अभी साबित नहीं हो पाया जी। और उस हत्या के प्रतिशोध में एक वर्ग विशेष ने, वहां की जनता, प्रेम जी के चाहने वालों ने एक घर पे गया, बिना सोचे समझे उसका पूरे परिवार को खत्म कर डाला। ये तो बहसी पानी से कहेंगे। आज जहां समाज इतना जागरूक हो गया है, इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, उसके बाद इस समाज में इस तरह की घटना हो, ये तो मानवता के विपरीत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रेम यादव के हत्या का पर्दाफाश नहीं हुआ, उस पर से पर्दा नहीं उठा कि दुबे परिवार ने हत्या किया या कोई और कारण। देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये दुबे परिवार की या चौबे परिवार की या किसी परिवार की बात नहीं है, तो परिवार की बात नहीं, एक कॉमन सी बात है जी। अगर आप किसी को चौराहे पे या एकांत में जहां कोई ना हो, किसी व्यक्ति को 2 थप्पड़ आप मार देंगे, उस मारने के बाद आप जब घर पहुंचेंगे तो पहली बात, या तो आप घर नहीं जाएंगे मारने के बाद, या घर जाएंगे तो चोरी चुप के दुबके रहेंगे, या फिर अपने बचाव में आप कहीं ना कहीं ऐसी एक मार खाया हुआ है वो मुझे देखे ना तत्काल, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और अगर दुबे, मृतक सत्यनारायण दुबे और उसका परिवार जो है कि पूजा पाठ करने कर्मकांडी ब्राह्मण थे, पहली बात कि अगर उसको मारना रहा होता तो जब 2014 में गलत तरीके से या सही तरीके से, मैं तो कहूंगा गलत तरीके से, जो उनके मंदबुद्धि भाई का साधु का जो उन्होंने बैनामा करा लिया था, मैं एक सवाल उठता है जी। ठीक है बैनामा करा लिया, लेकिन क्या बैनामा की धनराशि जितने में तय हुई थी वो 8 बीघा जमीन, किसी अकाउंट में पैसा गया होगा? आज तक ये जांच का विषय, आज तक ये कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट में आया ही नहीं कि फला अकाउंट के, प्रेम यादव के अकाउंट से उस साधु दुबे के अकाउंट में रोकना चाहूंगा इतना पैसा गया, चाहे वो जमीन लेगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर दुबे परिवार को मारना रहा होता, ये 2014 में हत्या हो गई होती, प्रेम यादव की हत्या हो गई होती, या जब उस जमीन को कब्जा करने गए थे, जोतने गए थे, बोने गए थे, तब हत्या हो सकती थी। लेकिन ये अचानक हत्या करके और दुबे परिवार में अपने बच्चों के साथ आराम से खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहा है, और मारने के बाद घर में ही है, ये तो कहीं से भी एक कॉमन सी बात है, ये सोचने की बात है। ये तो कहीं से लॉजिक है ही नहीं इस बात का कि कोई मारने के बाद घर में दुबका रहेगा। अरे अगर वो मारा होता तो मार के भाग गया होता, परिवार लेके भाग गया होता। लेकिन जांच का विषय तो ये भी है कि बैनामा के समय प्रेम यादव ने किस खाते से पैसा उतारा और उनके किस खाते में दिया, और जिस खाते से पैसा उतार करके जांच तो उसकी भी होनी चाहिए। वही तो मैंने आपसे कहा ना कि सबसे पहले तो जांच ये होनी चाहिए कि जिस जमीन के लिए इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, उस जमीन पे जो अब साधु दुबे के किस अकाउंट में, भी मैंने कहा किस अकाउंट में पैसा दिया गया, तो असली रीजन तो होता। दूसरी मैं एक चीज बहुत बताऊंगा, एक चीज और बताऊंगा कि जो वर्तमान परिवेश है, जो गांव के रेवेन्यू के जो लेखपाल कानूनगो होते हैं, आधा मामला नहीं, मैं तो कहूंगा कि 90% मामला इन लोगों की वजह से बढ़ता जा रहा है। ये लोग केवल और केवल झगड़ा लगाने वाला काम करते हैं। ये कोई सच्ची पैमाइश कर ही नहीं सकते, सच्ची चीज ये कर ही नहीं सकते। अभी आप एक मैं पैसे से वकील हूं, मैं देखता हूं, रोज देखता हूं, मैं सुनता हूं, एक एसडीएम के यहाँ अगर आप गए और आपने ये कह दिया कि सिविल कोर्ट से मेरी जमीन पे स्थगन है और मेरी जमीन पे फला व्यक्ति जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, तो एसडीएम क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि ये सच्चो फला मौके का जांच कर जी, हो रहे निर्माण कार्य को तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। और वही एसडीएम 2 घंटा के बाद उसी एसओ को, उसी एसएचओ को ये लिख के भेजता है कि एसएचओ कोपागंज तत्काल प्रभाव से कार्य संपादित कराएं।
अब एक ही एसडीएम द्वारा 2 घंटे के अंदर में 2 आदेश हुआ, वहां विवाद होगा कि नहीं होगा? तो क्या आप चाहते हैं कि तहसील स्तर पे भी जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो? मैं बता रहा हूं, तहसील स्तर में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। सबसे बड़ी बात मैं माननीय योगी जी की सरकार से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लेखपाल हो, कानूनगो हो या कोई भी सरकारी एम्प्लॉय हो जी, आप इतना वेतन देते हैं, 1-1 लाख 80-80 हजार रुपया सबका वेतन है, तो जरूरी है कि घर में ही अपने गांव सभा में ही वो लेखपाली करे, अपने जिले में ही रहे। ये जिले में रहते हैं, ये लोग लोकल रहते हैं, ये लोग प्रभावित होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के जानने वाले होते हैं। अब तो एक नई चीज और सुनने में आई है कि जो लेखपाल है अगर अच्छी जगह पे, वो तो प्रॉपर्टी का धंधा कर रहा है। वो विवादास्पद जो जमीनें हैं, उस जमीन को अपने किसी जानने वाले को खास को वो एग्रीमेंट करा के वो बेच खरीद रहा है, वो क्या लेखपाली करेगा? ऐसे लोगों को तो गांव से नहीं, मंडल से नहीं, बल्कि ईस्ट का वेस्ट भेजना चाहिए, वेस्ट का ईस्ट भेजना, ताकि जाए ड्यूटी करें। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि अगर किसी भी मामले पर यह आदेश हो जाए कि आपको यस या नो, एक लेखपाल को 3 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट लगाना है, 6 दिन के अंदर कानगोई को लगाना है, 9 दिन के अंदर जो है तहसीलदार और एसडीएम को लगाना है, अगर किसी भी मामले पे या हर मामले पर अगर एक टाइम बाउंड कर दिया जाए तो राजस्व विभाग की कितने मामले को सुलझाएगा? अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक पोर्टल चलता है IGRS से, मुख्यमंत्री पोर्टल है, तमाम पोर्टल है, उस पर आपकी शिकायत जाती है। आपको पता होना चाहिए कि उस पर शिकायत जाती है तो वहां से लिख के चला था कि आपकी शिकायत फला जगह भेज दी गई है, रिकमेंड कर दी गई है। वहां से एक फोन आपको आता है और आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फोन पे ही बताते हैं, आपसे कोई मिलने नहीं आता। फोन पे ये जमीनी हकीकत बता रहा हूँ, फोन से आपसे पूछा जाता है, आप अपनी बात बताएंगे, उसके बाद 2 मिनट तक सुनने के बाद वो आदमी वो कहेगा, जो भी रेवेन्यू पर है चाहे जो भी अधिकारी हो, आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। अब आपकी शिकायत दर्ज कर लीजिए, आपकी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ, लेकिन उसका जो IGRS का एप्लीकेशन जो 3 दिन के लिए बाउंड किया गया, उसका निस्तारण हो गया, वो बना के भेज देगा कि शिकायतकर्ता से हमने सुनी शिकायत। अब आप 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद उस अधिकारी से पूछेंगे उस नंबर पे कि अरे आपने कुछ कार्रवाई नहीं हुई, या फिर IGRS के माध्यम से फिर आप डाल के पूछेंगे कि क्या करते हो। पता है आपको क्या आता है? आपकी शिकायत को निस्तारित कर दिया गया। क्या निस्तारित कर दिया है? जी, क्या निस्तारित कर रिजल्ट दिया? नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता। ये तो है रेवेन्यू का मामला। आखिर इसमें सुधार कैसे हो? इस पे सुधार एक ही तरीके से हो सकता है कि सरकार सख्त से सख्त इस चीज पे एक स्पष्ट व्यू लाए कि जो भी अगर गलत ढंग से निस्तारित करेगा कोई भी प्रकरण, उसके विरुद्ध अगर कार्रवाई जांच होगी और गलत पाया जाएगा तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। सस्पेंशन, देखिए मेरे हिसाब से सस्पेंशन किसी चीज की दवा नहीं होती। वो सस्पेंड हुआ, 1 महीने के बाद अच्छी और मलाईदार जगह उसको मिल गया। तो कहीं ना कहीं इस इतने बड़े हत्याकांड में लोकल स्तर के जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं। और सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि सभी को एक तरफा सस्पेंड कर दिया। करना भी चाहिए, एक अच्छा संदेश भी जाना चाहिए। तो आप सुन रहे थे एडवोकेट पंकज चौबे साहब का। आपका स्पष्ट कहना था कि जब तक राजस्व विभाग में सुधार नहीं होगा, और चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1 मिनट में आपको और जी 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 2 वर्गों के व्यक्तियों की हत्या हुई। ये देखिए, हम आज जातियों में बट गए हैं। एक मैं संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी मेरे सुनने वाले लोग हैं। देखिए, हम जातियों में बट रहे हैं, मानवता शर्मसार हो रही है, इससे देश विखंडित हो रहा है। हम यादव, आप ब्राह्मण, वो राजभर, वो फला, वो ढिंका, लेकिन पूरा राजनीति जो है रुद्रपुर में जाकर के यही तो इस देश का, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि लाशों पे भी राजनीति होती है। किसी का बलात्कार हो जाए, उस बलात्कार पे भी राजनीति होती है। अब यहाँ हत्या हुई है, दोनों पक्ष से हत्या हुई है। अब देखिए 2 वर्ग आमने सामने, देखिए इस पे भी राजनीति हो रही है। आप राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आपके इस राजनीति से इस प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है, इस देश का माहौल बिगड़ रहा है। और एक दूसरे जो वर्ग एक दूसरे से बहुत दूरियां बढ़ रही हैं, वैमनस्यता बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना,
इन सबको तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। जो फेसबुक है ना, इन लोगों को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। और जो अगर ये वैमनस्यता वाली बात करता है ना, तो उसको तो तुरंत जेल भेजना चाहिए। इस तरीके से दूरियां हो रही हैं, देश विखंडित होगा, इससे कमजोर होगा। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये दो परिवारों के बीच का मामला है और राजस्व से जुड़ा हुआ और राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है, जी। न कि किसी ब्राह्मण और किसी यादव वर्ग का मामला है ये। इसलिए केवल दो परिवारों के बीच में देखा जाए। मेरी पूरी संवेदना है, मेरी जितनी क्षमता है, मैं दोनों परिवार की मदद कर सकता हूं, करना चाहिए। लेकिन ये जो माहौल बिगाड़ने की बात है, इसकी मैं निंदा करता हूं। ये कतई भी नहीं लोकतंत्र होना के लिए सही नहीं चाहिए। है। तो आप सुन रहे थे एडवोकेट पंकज चौबे साहब को। आपका स्पष्ट कहना था कि व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जिस तरह से जो है जातिगत जहर घोला जा रहा है, उसको तुरंत प्रतिबंधित करना चाहिए और ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। यह दो परिवार के बीच के राजस्व का मामला था, जमीन का मामला था, आपसी जमीन का विवाद था, न तो यह ब्राह्मण और यादव का मामला था। जो इसे यादव और ब्राह्मण देने का जो काम किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है और दोनों परिवारों के प्रति आपकी बड़ी संवेदना रही है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खासरगुड़ा बनी रही है। मैं बहुत धन्यवाद।